गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में 8वां चैप्टर चल रहा था किसान, जमींदार और राज्य, और इस चैप्टर की अपने 4 क्लास हो चुकी है। आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास है, अर्थात आज यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपने पॉलिटिकल साइंस का जो 6वां चैप्टर है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, अकबर के समय, ध्यान रखना, मुगल शासक अकबर के समय वह जमीन जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी वह क्या कहलाती थी। मैंने आपको बताया था कि अकबर जो था, इस अकबर के समय भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। अब इनमें से वह कौन सी जमीन थी जिसके ऊपर हर साल खेती की जाती, मतलब जिस जमीन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, वह आपको बताना है। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। इसमें अपने 2 ही टॉपिक बचे हैं भैया, एक तो है चांदी का बहाव और एक है अबुल फजल की आईने अकबरी। देखो, चांदी का बहाव, चांदी आप सब लोग जानते हो एक धातु होती है, बहुमूल्य धातु होती है, ठीक है। तो चांदी का बहाव भारत की तरफ कैसे हुआ, मतलब 16वीं 17वीं सदी में जो मुगल साम्राज्य था उस समय चांदी जो है वो भारत में आने लग गई, भारत में भरपूर मात्रा में चांदी इकट्ठी हो गई। वो चांदी किस प्रकार से आई उसी के ऊपर अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, 16वीं 17वीं सदी में, अर्थात इस समय कौन सा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। यह एशिया का एक विशाल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य जो था 16वीं 17वीं सदी में एक विशाल साम्राज्य में गिना था। देखो, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1526 ईस्वी में, जब बाबर हिंदुस्तान में आया था। और हिंदुस्तान में आने के बाद में बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1526 से लेकर लगभग 1760 ईस्वी तक, मतलब औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से एशिया महाद्वीप में दबदबा था, डंका बजता था अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सभी शासक जो थे वो शक्तिशाली शासक थे, सभी शासक जो थे वो एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाने वाले थे। बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, सभी के सभी जो है वो किस प्रकार के शासक थे, पावरफुल शासक थे। इसलिए एशिया महाद्वीप के अंदर मुगल साम्राज्य था वो एक विशाल साम्राज्य की गिनती में आता था। इस समय चीन जो है, इस चीन में कौन से वंश का शासन था, मिंग वंश का शासन था। जबकि ईरान में कौन से वंश का शासन था, सफावी वंश का शासन था। और तुर्की में कौन सा साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य था। मतलब एशिया महाद्वीप में तो मुगल हो गए, चीन में मिंग थे, ईरान में सफावी थे और तुर्की में कौन थे, ओटोमन थे। इस समय यूरोप के साथ भारत के व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। मतलब 16वीं 17वीं सदी के अंदर जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप के देशों के साथ में भारत का जो व्यापार है वो बढ़ा। भारत से वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। भारत से वस्तुएं कहाँ बेची जाने लगी, यूरोप महाद्वीप में बेची जाने लगी, ठीक है। इस निर्यात के बदले भारत को भुगतान के रूप में क्या प्राप्त होती थी, चांदी प्राप्त होती थी, जिससे भारत में चांदी की मात्रा जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और चांदी के सिक्कों की ढलाई भी का भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। देखो समझो इसको, भारत है, इस भारत से वस्तुएं कहाँ भेजी जाने लगी, यूरोप महाद्वीप में। मतलब यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वहां पर क्या होने लग गया, वस्तुओं का निर्यात होने लग गया। भारत से वस्तु कहाँ जा रही है, यूरोप जा रही है। अब जो वस्तु यूरोप भेजी जा रही थी उसके बदले में, मतलब क्या भेजा जा रहा है, सामान या वस्तु भेजी जा रही है, ठीक है। अब जो वस्तु भेजी जा रही है उसके बदले में यूरोप भारत को क्या देता था, चांदी देता था, चांदी देता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर भारत में चांदी जो है वो प्रचुर मात्रा में हो गई, तो यहाँ पर चांदी के सिक्के ढालने प्रारंभ कर दिए। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से मुगल शासकों ने भारत में चांदी के सिक्के चलाए, तो ध्यान देना। देखो, चांदी की सिक्कों की ढलाई का भी विस्तार हुआ, ठीक है। आगे देखो, इटालियन यात्री, एक इटली का एक यात्री था जिसका नाम था जोवानी कारेरी, नाम ध्यान रखना, जोवानी कारेरी ने भी इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है। कब किया है, 1690 में। मतलब एक इटालियन व्यक्ति था, एक इटालियन यात्री था, इसका नाम था जोवानी कारेरी। यह 1690 में भारत से होकर गुजरा था। तो इसने भी इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है कि भारत में यूरोप से काफी मात्रा में क्या आती थी, चांदी आती थी।
और इसी चांदी की उपलब्धता के कारण एक तो अकबर और दूसरा कौन, औरंगजेब, इनके द्वारा भारत में कौन से सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के चलाए गए। यही प्रक्रिया क्या है भैया, चांदी का बहाव। क्लियर है। अंतिम टॉपिक, अबुल फजल की आईने अकबरी। देखो इसको सीधा सीधा शॉर्टकट में समझ लो। अबुल फजल की आईने अकबरी, पहला क्वेश्चन तो यह आता है इसका अन्य नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है भैया अकबर नामा। आईने अकबरी बोल दो या अकबर नामा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। इसका रचयिता कौन था, अबुल फजल था। अबुल फजल कौन था, अकबर का एक दरबारी था, अकबर का एक इतिहासकार था, या अपने कह दे कि अकबर के काल का एक नवरत्न था। ठीक है। इसकी रचना कब हुई, 1598 ईस्वी में। मतलब आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने कब लिखी थी, 1598 ईस्वी में लिखी थी। अर्थात अकबर के शासन के कौन से वर्ष में, 42वें वर्ष में। मतलब जब अकबर राजा बना था उसके 42 साल बाद में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आईने अकबरी। अब अकबर शासक कब बना था, 1556 में अकबर शासक बना था और 1605 तक अकबर क्या रहा था, शासक रहा था। और यह आईने अकबरी जो है इसमें कितने संशोधन या कितने खंड है, 5 खंड है या 5 संशोधनों में यह लिखी गई है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखो आईने अकबरी 5 भागों में है, पहला, दूसरा, तीसरा भाग, चौथा और 5वां भाग। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह आता है कि पहले, दूसरे, तीसरे भाग में किसका उल्लेख है, 5वें भाग में किसका उल्लेख है, चौथे भाग में किसका उल्लेख है। तो सीधा सा ध्यान रख लो भैया शॉर्टकट के अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा जो भाग है उसमें मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मुगल काल का जो प्रशासन है किस प्रकार से चलाया जाता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, किस अधिकारी का क्या कार्य था, इन सब का उल्लेख जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे भाग में है। अब बात रही चौथे और 5वें भाग की, तो चौथा और जो 5वां भाग है उसमें मुगल काल के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। मतलब चौथा और 5वां जो भाग है उसमें धार्मिक, मतलब उस समय कौन से धर्म का बोलबाला था, कौन कौन से धार्मिक त्योहार होते थे, कौन कौन से पर्व मनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी फरताएं, कौन कौन से रीति रिवाज थे, इन सभी का उल्लेख जो है वो चौथे और 5वें भाग में है। ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके और आता है, कई बार पूछ लेते हैं आपको, मनसबदार क्या होते हैं, मनसबदार किसे कहते हैं। देखो भैया सीधा सा ध्यान रख लो, सीधा सा सिंपल सा ध्यान रख लो कि मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो सैनिक नौकरशाही होती, नौकरशाही जानते हो, ये सबसे बड़ा सैनिक हो गया। ठीक है। ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, इसी को तो क्या बोलते हैं, अपने नौकरशाही बोलते हैं ना। तो मुगल काल में जो सैनिक होते थे, इन सैनिकों की जो नौकरशाही होती थी उसी को क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। या दूसरी भाषा में याद रख लो कि मुगल काल के जो अधिकारी थे, मुगल काल के जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। मतलब इनको सबको पद दिया जाता था। जैसे मान लो ये सबसे छोटा है, इसको 100 का मनसब दे दिया। ठीक है। ये पद था इसका एक, ठीक है, एक दर्जा था। इसको 200 का दे दिया, इसको 600 का दे दिया, इसको 1000 का दे दिया, इसको मान लो 700 का दे दिया। अब आपसे पूछ ले कि इनमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो साहब ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मनसब कितने का प्राप्त है, 1000 का है। तो मनसब क्या हो गया, उस व्यक्ति का एक पद हो गया, उस व्यक्ति का एक ओहदा हो गया, जिसके अनुसार यह आइडिया लगाया जाता था कि वह व्यक्ति कितना बड़ा अधिकारी है। अब यहां पर आपको पूछे सबसे छोटा मनसबदार कौन सा व्यक्ति है, ये है साहब। सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। ठीक है। तो ये थी भैया अपने 8वां चैप्टर अब अपने कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री के अब अपने मात्र 2 या 3 चैप्टर अपने शेष रहे, बाकी आपको पूरी हिस्ट्री मैंने करवा दी है। नोट्स भी मैं आपको साथ साथ में लिखा रहा हूँ। तो अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ, चांदी का बहाव, और इसमें लिखो भैया, थोड़ा स्पीड से लिखना, लिखो 16वीं 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य एशिया का एक विशाल साम्राज्य था। इस दौरान चीन में मिंग, ईरान में सफावी और तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य था।
इस समय यूरोप के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता था उस निर्यात के बदले में भारत को भुगतान के रूप में चांदी प्राप्त होती, जिससे भारत में चांदी की मात्रा बढ़ गई और चांदी के सिक्कों की ढलाई का भी भारत में विस्तार हुआ। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इटली के यात्री जोवानी कारेरी ने लिखा है कि संसार भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी अंततः भारत में पहुंच जाता है। इसी यात्री से हमें यह भी ज्ञात होता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। भारत में उपलब्ध इसी चांदी के कारण मुगल शासक अकबर और औरंगजेब के द्वारा चांदी के सिक्के ढाले गए। अब हेडिंग लगाओ अबुल फजल की आयने अकबरी। ठीक है, इसमें लिखो आयने अकबरी की रचना अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अकबर के शासन के 42वें वर्ष अर्थात 1598 ईस्वी में की। आयने अकबरी का एक अन्य नाम अकबरनामा भी है। अबुल फजल ने इसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया। इस ग्रंथ में एक मिनट शेरी ऐसे लिखो। आयने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। पहले, दूसरे और तीसरे भाग में मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है तथा चौथे और 5वें भाग में भारत के लोगों के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का वर्णन है तथा इनके अंत में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। अब एक छोटी सी हेडिंग लगा लो मनसबदारी व्यवस्था और इसमें लिखो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। मनसबदार एक प्रकार से मुगल काल के अधिकारी होते थे। इनमें से कुछ को नगद वेतन दिया जाता था। समय समय पर इन मनसबदारों का तबादला भी किया जाता था। ये लो भैया, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।